नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है जीवन संगिनी और इसके 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 7वां पार्ट है। 6 पार्ट जो है उनका लिंक, अगर आपने वो पार्ट नहीं पढ़े तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है जीवन संगिनी नाम से। उसमें 6 के 6 पार्ट दिए हुए हैं और वो आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए, ये 7वां पार्ट अब हम शुरू करते हैं। सेक्रेटरी कमरे से बाहर चली जाती है। सलोनी गुस्से में अभिमन्यु के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। बहुत हंसी आ रही है ना आपको? इस तरीके का स्टाफ रखते हैं आप अपने ऑफिस में? यह ऑफिस है, यहाँ पर काम करने आते हैं या कि जिस्म का प्रदर्शन करने? आपको तो बड़ा मज़ा आता होगा। वैसे डार्लिंग, जब तुम गुस्सा होती हो ना तो मुझे तुम्हारे ही गाल और तुम्हारी यह लाल लाल नाक बहुत सुंदर लगती है। वह क्या है ना, जब मेरे सामने तुम रहती हो ना तो भले ही मेरे सामने विश्व सुंदरी क्यों ना खड़ी हो जाए, मैं सिर्फ तुम्हें ही देखता हूँ। अरे मैंने तो उसकी तरफ देखा तक नहीं। सलोनी आंखें छोटी करके देखती है। और अगर मैं सामने ना रहूँ तो? हरियाली है, देखने में क्या जाता है? सलोनी अभिमन्यु की कॉलर पकड़कर कहती है, खबरदार मिस्टर अभिमन्यु अग्रवाल, अगर तुमने मेरे सिवा किसी और लड़की को देखने की कोशिश भी की तो आप क्या करेंगी मिसेज अभिमन्यु सलोनी अग्रवाल? मुझे जान से मार देंगे, मेरी आंखें फोड़ देंगी, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, वह भी हमेशा के लिए। अभिमन्यु सलोनी को तुरंत अपनी ओर खींचता है और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहता है, मजाक कर रहा था। आज के बाद यह बात दोबारा मत बोलना। तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती, और अगर तुमने मुझे छोड़कर जाने की कोशिश की तो वह इस अभिमन्यु की ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। सलोनी को इस वक्त अभिमन्यु की आंखों में जुनून दिखाई दे रहा था। सलोनी तुरंत अभिमन्यु के गले लग जाती है। सॉरी, आज के बाद कभी नहीं कहूँगी, लेकिन आप भी ना मुझे परेशान करने के लिए इस तरीके की बातें दोबारा मत कीजिए। अच्छा बीबी, एक बात बताना, अगर तुम रेडी हो तो क्या हम अपनी फर्स्ट वेडिंग साइट बना सकते हैं? शादी के इतने दिनों बाद भी अभी तक हम दोनों के बीच हस्बैंड वाइफ जैसा रिलेशन नहीं हुआ है। सलोनी शर्मा कर अपना चेहरा छुपा लेती है। अभिमन्यु तुरंत खड़ा होता है और सलोनी का हाथ पकड़कर बाहर जाने लगता है। अरे, अब अचानक से कहाँ चल रहे हैं? काम नहीं करना? मुझे अपनी बीवी के साथ रोमांस करना है। काम तो मैंने सालों कर लिया और आगे भी सिर्फ काम ही करना है। अभिमन्यु अपने मैनेजर से सब कुछ संभालने के लिए कहता है, मीटिंग कैंसिल करने के लिए कहता है और घर पर फ़ोन करके कहता है, सलोनी और मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं, आने में सुबह हो जाएगी। सलोनी अभिमन्यु को कहती है, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? अपने साथ गार्ड भी नहीं लिए। ऐसे अकेले निकलना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। तुम मेरे साथ हो ना, फिर मुझे किसी चीज़ का डर नहीं। मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना नहीं चाहती? सलोनी अभिमन्यु के कंधे पर सर रख लेती है। अभिमन्यु खुद ड्राइव कर रहा था। उसके साथ सलोनी को छोड़कर दूसरा कोई भी नहीं था। थोड़ी देर में गाड़ी एक जंगल के अंदर घुस जाती है। सलोनी चारों तरफ देखकर कहती है, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम जंगल सफारी के लिए आए हैं? अगर मुझे पता होता कि आपको इस तरीके से मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है तो कम से कम अपनी सिक्योरिटी तो साथ में आती। क्या हम जंगली जानवरों के साथ रोमांस करेंगे? सलोनी, तुम बोलती बहुत हो, थोड़ी देर चुप रहो। सामने एक बेहद खूबसूरत बंगला था। उसे देखकर सलोनी का मुंह हैरानी से खुला रह जाता है कि इस जंगल के अंदर कोई इतना खूबसूरत बंगला कैसे बनवा सकता है। यह बंगला आपका है, हमारा है जान। मेरा जो कुछ भी है उस पर तुम्हारा हक है मुझसे ज़्यादा, क्योंकि यह दिल मेरा है, लेकिन इस दिल की धड़कन तुम्हारे नाम से है। ये बंगला मैंने अपनी शांति के लिए बनवाया था। जब भी मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में होता हूँ ना तो मैं यहाँ पर ही आ जाता हूँ। तुम जानती हो, मुझे जब तुम्हारी याद बहुत ज़्यादा आती थी तो मैं बेचैन हो जाता था, तो मैं यहीं पर आता था। चलो अंदर, तुम्हें दिखाता है। यहाँ पर आकर मुझे बहुत सुकून और शांति मिलती है। इसलिए मैंने सोचा कि अगर कभी तुम मेरी लाइफ में आई तो मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत तुम्हारे साथ ही इसी जगह पर करना चाहता हूँ। चौकीदार सलोनी को देखकर मुस्कुरा देता है। सलोनी अंदर जाती है तो घर के सभी नौकर उसे देखकर मुस्कुराते हैं, उसका स्वागत करते हैं। सलोनी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसे देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हैं, क्योंकि यह तो उनसे पहली बार मिल रही थी। अभिमन्यु सलोनी का हाथ पकड़कर उन्हें कमरे में लेकर जाता है, जहाँ जाकर सलोनी की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि चारों तरफ सलोनी की ही तस्वीरें थी। अभिमन्यु पीछे से सलोनी को गले लगाकर कहता है, देखा जान, यह थी मेरी दुनिया जहाँ पर सिर्फ तुम थी।
कल तक तुम इन तस्वीरों में मेरी दुनिया में थी, आज तुम हकीकत बन के मेरी दुनिया में हो और मैं तुम्हारे साथ अपनी एक खूबसूरत दुनिया बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी इजाज़त है। अभिमन्यु को अपने हाथ पर कुछ गीला गीला महसूस होता है। अभिमन्यु सलोनी को अपनी तरफ घुमाता है। सलोनी की आंखों में आंसू देखकर अभिमन्यु को बहुत बुरा लगता है। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा जान, जो तुम इस तरह रो रही हो। मैंने इस जन्म में तो कोई अच्छा कर्म किया नहीं, पर ज़रूर मैंने पिछले जन्म में कोई बहुत अच्छे काम किए होंगे जो मुझे आप मिले हो अभिमन्यु। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतनी किस्मत वाली हूँ कि मुझे कोई इतना प्यार भी कर सकता है। जानते हैं, बचपन में ही मैं सभी के प्यार के लिए तरसती रही हूँ। जब से होश संभाला है माँ को बीमार ही देखा है। माँ ने बताया कि पिताजी तो बचपन में ही चले गए थे। होश संभालते ही अपनी और माँ की जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई। माँ ने मुझे संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी बीमारी ने उन्हें संभालने ही नहीं दिया। छोटी सी उम्र में ही मैंने जिम्मेदारियाँ संभाली अपने लिए, तो मुझे कभी वक्त ही नहीं मिलता था। लेकिन आज आपका ही प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत डर भी लग रहा है कि मेरे पास आपके सिवा कुछ भी नहीं है। अभी मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे प्यार को किसी की नज़र न लग जाए, क्योंकि किस्मत को ना खुशियों से बहुत परहेज है। अभिमन्यु सलोनी के होठों पर उंगली रखकर कहता है, अब कोई तकलीफ नहीं होगी, सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, क्योंकि अब तुम अभिमन्यु की ज़िंदगी में हो। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा सलोनी कि तुम्हारे अब तक के सारे जख्म भर जाएंगे। सलोनी अपने केबिन में काम कर रही थी, तभी उसका असिस्टेंट उसके पास आकर एक बैग रख कर जाता है। सलोनी के पूछने पर यह किसने भेजा है, वह कुछ नहीं बोलता और चला जाता है। इतने में ही उसके पास अभिमन्यु का मैसेज आता है, तुम्हें जो ड्रेस दी है उसे पहनकर इस एड्रेस पर ठीक 8 बजे पहुंच जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। सलोनी पैकेट उठाकर देखती है, उसके अंदर रेड कलर की बहुत ही खूबसूरत साड़ी थी, जिसे देखकर सलोनी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन उन्होंने मुझे 8 बजे क्यों बुलाया, यहाँ पर मेरे साथ नहीं चलेंगे? सलोनी जब अभिमन्यु के केबिन में जाती है तो उसे पता चलता है कि अभिमन्यु आधे घंटे पहले ही यहाँ से जा चुका है। सलोनी को बहुत हैरानी होती है कि उसे अकेले छोड़कर भला वह कैसे जा सकते हैं। तभी उसके पास दोबारा मैसेज आता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, काम से जा रहा हूँ, ड्राइवर तुम्हें लेने टाइम पर पहुँच जाएगा, बस तुम रेडी रहना, और उसके लिए तुम मेरा केबिन यूज़ कर सकती हो। मेरे केबिन में बने रूम में जाकर अच्छे से तैयार हो जाना। सलोनी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करती है और वह पैकेट लेकर कैबिन में बने हुए रूम में चली जाती है। वहाँ पर जाकर अच्छे से रेडी होती है। उसके दिल यह सोचकर धड़क रहा था कि आखिर अभिमन्यु ने उसे कहाँ और क्यों बुलाया है। ड्राइवर ने टाइम पर पहुँच जाता है। सलोनी बाहर निकल कर देखती है, ऑफिस में सभी लोग जा चुके थे। तभी मैनेजर सिर झुकाकर कहता है, मैम परेशान मत होइए, यहाँ पर कोई भी नहीं है, आप जाइए, ड्राइवर आपका इंतज़ार कर रहा है। लेकिन आप इतनी देर तक ऑफिस में क्या कर रहे हैं? आप ही तो इतनी देर से ऑफिस में हैं। सर का इंस्ट्रक्शन था कि जब तक आप ऑफिस में से बाहर ना निकलें, मैं ऑफिस से बाहर ना जाऊं। सलोनी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह तुरंत जाकर गाड़ी में बैठ जाती है और अपने दिल में तरह तरह की बातें सोच रही होती है। अचानक गाड़ी रुकने से उसकी सोच पर विराम लग जाता है। सलोनी देखती है, इतना बड़ा होटल, इन्होंने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? दरवाज़ा खुलता है। सलोनी धीरे से बाहर निकल कर आती है और चारों तरफ देखती है। उसे कोई भी नज़र नहीं आता। नौकर उसे अंदर जाने का इशारा करते हैं। सलोनी ने आज से पहले इतना बड़ा होटल कभी नहीं देखा था। अकेले अंदर जाने से उसे थोड़ी सी हिचक महसूस हो रही थी। तभी एक लड़की उसके पास आती है और उसे अपने साथ अंदर लेकर जाती है। अंदर जाते ही सलोनी हैरान रह जाती है, इतना सुंदर होटल, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। लड़की सलोनी को लेकर एक कमरे में बैठा देती है और मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। सलोनी को थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। इतना बड़े होटल में उसे तो खचाखच भरा होना चाहिए था लोगों से, लेकिन यहाँ पर तो सिवाय सर्वेंट के और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं मैं गलत जगह पर तो नहीं आ गई हूँ? लेकिन मोबाइल में एड्रेस तो इन्होंने यहीं का भेजा था। मुझे यहाँ पर बहुत बेचैनी हो रही है। तभी वो लड़की ग्लास में जूस लेकर आती है और सलोनी को दे देती है। सलोनी मुस्कुराकर जूस ले लेती है और बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखती है। मैंने अक्सर देखा है टीवी में, इस तरह जूस में कुछ मिलाकर पिला दिया जाता है। ना बाबा ना, मैं तो इस जूस को बिल्कुल नहीं पीने वाली हूँ। मुझे तो ये जगह पहले ही बहुत अजीब लग रही है। पता नहीं किसने मुझे यहाँ पर बुलाया है। और ऐसा करती हूँ कि इनको फ़ोन करती हूँ और अभी आ गए तो ठीक, वरना यहाँ से भाग जाऊंगी। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। सलोनी जैसे ही अभिमन्यु का नंबर लगाने वाली होती है, तभी पीछे से उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। सलोनी घबराकर चिल्लाना चाहती है, तभी उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ चलते हुए महसूस होता है। सलोनी शांत हो जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि यह एहसास कितना प्यारा है। उसके पास कोई और नहीं बल्कि उसका अभिमन्यु है। आप देखिए,
अगर आपका हाइड एंड सीक खेलने का मन है तो पहले बता देती, हम घर पर ही खेल लेते, इसके लिए मुझे इस जगह बुलाने की क्या ज़रूरत थी? क्या मैंने तुम्हें यहाँ खेल खेलने के लिए बुलाया है? पागल लड़की, चुपचाप यहाँ से चल, जहाँ ले जा रहा हूँ। अगर तुमने अपना मुंह चलाया ना तो फिर देखना। अरे कहाँ से देखूंगी, आपने तो मेरी आंखों पर यह काली पट्टी चढ़ा दी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं जीती जागती गांधारी बन गई हूँ। आप तो अच्छे खासे हैं, फिर मुझे क्यों आंखों पर पट्टी बांध कर आपने अंधी बना दी है? अब बताइए मैं कैसे चल सकती हूँ? टकरा कर गिर गई तो मुंह के सारे दांत टूट जाएंगे, फिर आप ही बोलेंगे कि देखो सलोनी, तुम तो कितनी बदसूरत हो गई हो। अभिमन्यु सलोनी के मुंह पर हाथ रखकर धीरे से उसके पास जाता है और कान में कहता है, देख रहा है, आजकल तुम बहुत बदलने लगी हो, धीरे धीरे रंग आ रहा है, तुम जबान को ज़्यादा नहीं चलाने लगी हो। उनकी इतनी करीबी से सलोनी का गला सूखने लगता है। वह तुरंत उसे पीछे करके कहती है, एक तो मैंने पहले ही गांधारी रूप धारण कर रखा है, ऐसे में अगर आप मेरे इतने करीब आ गई ना तो फिर मैं यहीं पर बेहोश होकर गिर जाऊंगी। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, जल्दी से मेरी आंखों से यह पट्टी हटाइए। मैं जहाँ लेकर जा रहा हूँ चुपचाप मेरे साथ चलो, कोई सवाल मत करना। अगर आप साथ में हैं तो सवाल करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन हाँ, आप बस मेरा हाथ पकड़ लीजिए, वरना अगर मैं गिर गई तो। इसी तरह जाने कितनी बातें करके अभिमन्यु का सर खा जाती है सलोनी। थोड़ी देर में अभिमन्यु सलोनी की आंखों से पट्टी खोल देता है। सलोनी को बकबक कर रही थी, पट्टी खुलते उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अभिमन्यु उसके पास आकर कहता है, मुंह बंद कर लीजिए मैडम, वरना मच्छर घुस जाएंगे। सलोनी अचानक से चिल्लाती है। अभिमन्यु घबरा कर उसकी तरफ देखता है। तुम इतना चिल्लाई क्यों? आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा? ये कितना सुंदर है। मैंने अक्सर टीवी में देखा है, जब हीरो हीरोइन को प्रपोज करता है ना तो कुछ बिल्कुल ऐसा ही डेकोरेशन करता है। अचानक उसके चेहरे पर गंभीर भाव आते हैं और वह चोर नज़रों से अभिमन्यु की तरफ देखती है, जो मुस्कुराकर उसी की तरफ देख रहा था। अब सलोनी को समझ में आता है कि जल्दबाजी में वह क्या बोल गई। साथ ही उसका दिल धड़कता है इस बात के से कि अभिमन्यु ने उसे यहाँ पर प्रपोज करने के लिए बुलाया है। सलोनी अभी भी खोई हुई थी। अभिमन्यु उसे पीछे से गले लगाता है और उसके कान के पास आकर धीरे से कहता है, इस तरह क्या देख रही हो? तुम्हें इस वक्त मुझे देखना चाहिए, तुम यहाँ के नज़ारे देख रही हो। सबसे पहले ये देख लो, आपको तो हमेशा ही देखना है। इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और आंखें छोटी करके कहता है, मतलब मैंने इतनी सारी मेहनत तुम्हें यहाँ नज़ारे देखने के लिए नहीं की थी? सलोनी अभिमन्यु के करीब जाती है और उसकी शर्ट पकड़कर उसे अपने करीब करती है। तुम जानते हो, मैंने अक्सर पिक्चर में देखा है, हीरो हीरोइन को इस तरह प्रपोज करता है और उसके बाद ना उनके बीच में और भी बहुत कुछ होता है। क्या हमारे बीच भी वह सब कुछ होगा? अभिमन्यु तिरछी आंखें करके पूछता है। वह सबसे क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब हीरो हीरोइन एक दूसरे के गले में बाहों में हाथ डालकर डांस करते हैं, फिर रोमांटिक डिनर करते हैं। हीरो हीरोइन को अपनी गोद में उठाकर उसे गोल गोल घुमाता है, हीरो हीरोइन को किस भी करता है। तुमने नहीं बताया। सारे पिक्चर्स में सीन अलग अलग होते हैं, लेकिन यह पिक्चर अभिमन्यु की है और यहाँ पर डायरेक्टर भी मैं हूँ, हीरो भी मैं हूँ, इसलिए यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहता हूँ। सलोनी पीछे होने लगती है। अभिमन्यु उसके कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करता है। क्यों, आप दूर क्यों जा रही हो? रोमांटिक डांस नहीं करना? लेकिन मुझे तो वह हाथ पैर मारने वाला डांस आता ही नहीं है। अभिमन्यु उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। बस तुम मेरा साथ देती जाओ, डांस अपने आप हो जाएगा। सलोनी और अभिमन्यु एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। अभिमन्यु सलोनी को घुमाकर उसकी पीठ अपनी तरफ कर लेता है और उसे कमर से उठाकर गोल गोल घुमाने लगता है। तुम्हारा हीरो हीरोइन का इस तरह से घुमाता है ना? सलोनी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। अभिमन्यु सलोनी के माथे पर अपने होंठ रख देता है और उसे गले लगा लेता है। सलोनी, आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहने जा रहा हूँ, जो कहने के लिए मैंने इतना वक्त लगा दिया। देखो, तुम मेरे बारे में जानती हो कि मैं बहुत ही रफ़ एंड टफ़ हूँ। मुझे हमेशा सिर्फ गुस्सा ही आता है, यही मेरा नेचर बन चुका है। लेकिन सिर्फ एक तुम हो जिसे देखकर मेरा गुस्सा दूर हो जाता है। तुम जानती हो, तुम मेरे गुस्से की दवा हो। जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है, इन आँखों ने किसी और लड़की को देखना ही नहीं चाहा। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे अंदर वह क्या है, तुम्हारे चेहरे पर वह कौन सी कशिश है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है, लेकिन इन आँखों में सिर्फ तुम्हें और तुम्हें ही देखना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ सलोनी, अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। और जब तुम बूढ़ी हो जाओगी ना, तो तुम्हारे हाथों में हाथ डालकर, तुम्हें सहारा देकर, जहाँ तुम कहोगी वहाँ मैं अपने साथ ले जाया करूँगा। तुम्हारा खाने से लेकर, शॉपिंग से लेकर, पार्लर तक का सारा खर्चा मैं उठाऊँगा। लेकिन बस तुम मुझसे सिर्फ प्यार करते रहना। माना कि कभी गुस्से में अगर मैंने तुम्हें कुछ कह दिया,
वैसे तो मुझे तुम्हें देखकर गुस्सा आता नहीं है, लेकिन आगे तक कहा नहीं जा सकता। ना तो तुम न मुझे प्यार से अपने गले लगा लेना, मुझसे नाराज़ होकर चली मत जाना। सलोनी, अब तुम भी कुछ बोलो। सलोनी कुछ देर चुप रहती है और फिर कहती है, अभी अभी आपने मुझसे जो कुछ कहा वह क्या था? क्या था मतलब? मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया है। अच्छा, और इसकी ट्रेनिंग तुमने कहाँ से ली थी? मतलब आज तक किसी भी लड़के ने या किसी भी पति ने अपनी पत्नी को इस तरीके से प्रपोज़ नहीं किया होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप मेरे सारे खर्चे मुझे गिना रहे हैं। और एक बात बताना, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो तुम क्या 16 साल के जवान नहीं रहोगे? बूढ़े तो आप भी हो जाओगे ना, और आप मुझसे पूरे 6 साल बड़े हैं। आप मुझसे जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, समझ में आया? अच्छा ठीक है, जो कुछ भी है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और बदले में तुम भी मुझे प्यार करती हो ना। अगर मना कर दूँ तो मर जाऊँगा। सलोनी अभिमन्यु के करीब आकर उसकी शर्ट बगल में खींचती है और उसमें, आपसे हाइट में मैं छोटी हूँ ना, आप तो ताड़ की तरह लंबे हो, इसलिए मुझे आपकी शर्ट खींचनी पड़ती है। मिस्टर अभिमन्यु, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप थोड़े से नकचढ़े हो लेकिन बहुत अच्छे हो। गुस्सा हमेशा आपकी नाक पर रखा रहता है, इसलिए आपकी नाक भी मोटी होती जा रही है, लेकिन आप दिल के बहुत अच्छे हो। एक मिनट, तुम मुझे यह बता रही हो कि मैं कितना बुरा हूँ? अब हम एक दूसरे की गलतियाँ निकालते रहेंगे तो फिर हम प्यार कब करेंगे? हीरो हीरोइन ऐसा कुछ नहीं करते। अब आप अपना मुंह बंद रखिए, जल्दी से मुझे बोलने दीजिए, फिर हम रोमांटिक वाला डिनर करते हैं। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। वैसे चूहे तो मेरे पेट में भी कूद रहे हैं, भूख तो मुझे भी लग रही है, तो क्या कर लिया जाए? हाँ, जल्दी जल्दी, पक्का सलोनी, पक्का। अभिमन्यु हल्का सा मुस्कुराता है और सलोनी को अपने करीब करके उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगता है। सलोनी हैरान हो जाती है। उसने तो डिनर के लिए हाँ बोली थी, इन्होंने कोई और ही मतलब निकाल लिया। सलोनी अभिमन्यु को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अभिमन्यु से अपने और करीब कर लेता है। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु सलोनी को छोड़ता है। सलोनी गुस्से में कहती है, आप बहुत बुरे हैं, मैंने तो डिनर के लिए कहा था, चलो अब डिनर करते हैं। अभिमन्यु सलोनी को अपने हाथों से खाना खिलाता है। सलोनी अभिमन्यु का हाथ पकड़ लेती है। अभी क्या कहा तुमने? अभिमन्यु, थोड़ा लंबा लगता है ना, आज से तुम यही कहकर बुलाना। आप जानते हैं मेरी लाइफ में हमेशा से ही प्यार की कमी रही है। हालांकि माँ थी, लेकिन ज़्यादातर समय हॉस्पिटल में ही रही। पापा को तो मैंने कभी देखा ही नहीं, भाई बहन थे नहीं, बस इधर उधर के लोगों से अपना प्यार तलाशती रही। शायद मैंने पिछले जन्म में कोई बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे जिससे कि आप मुझे जीवन साथी के रूप में मिले। मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझसे नाराज़ तो नहीं होंगे, क्योंकि आपको गुस्सा बहुत आता है और आप अपने गुस्से में ना अच्छा बुरा कुछ भी नहीं सोचते और तुरंत एक्शन ले लेते हैं। इसलिए मुझसे वादा कीजिए, अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है तो आप अपने दिमाग को शांत रखेंगे और अपने दिल की सुनेंगे, अपने दिल और दिमाग पर गुस्से को हावी होने नहीं देंगे। वादा? और भी कुछ कहना है? आई लव यू अभी। आज अभिमन्यु और सलोनी की मिलन की रात थी। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, उसी तरह उन दोनों के बीच का प्यार भी गहराता जा रहा था। सलोनी अभिमन्यु की बाहों में थी। अभिमन्यु सो चुका था। सलोनी प्यार से उसके चेहरे को देख रही थी। अचानक उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, उन्हें साफ करके सोचने लगती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में आप आओगे। मैंने तो जब भी होश संभाला सिर्फ अपनी ज़िंदगी में मुसीबतों को ही देखा है। कभी किसी ने मेरे सर पर प्यार से हाथ नहीं रखा। सब ने मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की। जहाँ भी जाती थी गंदी नज़रें मेरा पीछा करती थी। मैं भगवान से अक्सर कहा करती थी, क्या मेरे जीवन में यही सब कुछ लिखा हुआ है? लेकिन आपने मेरे जीवन में आकर मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। शायद मैं कभी आपसे अपने दिल की यह बात कह ना पाऊँ, लेकिन मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो आप मेरी तकदीर में हैं। हालांकि मेरी तकदीर इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आपने हमसे जाकर बहुत अच्छा कर दिया। सुबह अभिमन्यु अपनी बाहों में सलोनी को देखता है। आज की सुबह बहुत खूबसूरत है, जो मेरे सामने मेरी बाहों में हो। फ़ोन बजने लगता है, जिसकी वजह से सलोनी की आंखें खुल जाती है। अभिमन्यु गुस्से में फ़ोन देखकर कहता है, मेरे इस दुश्मन को भी चैन नहीं है। हाँ बोल, सुबह सुबह क्यों मर रहा है? डार्लिंग, मैं जानता हूँ कि इस वक्त आप भाभी के साथ बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हैं, लेकिन कम से कम मुझे यह तो बता सकते हैं कि आज की मीटिंग की फ़ाइल कहाँ पर रखी है? मेरे सर पर। क्या मैं सारी फाइलें साथ लेकर घूमता हूँ? ऑफिस में चेक कर लेना, वहीं पर होगी। तू कभी किसी भी सवाल का जवाब सीधा नहीं दे सकता, और मतलब मुझे तो लगता है कि तू मुझसे बड़े प्यार से बात करेगा। मतलब अब तेरा दिमाग थोड़ा शांत हो गया होगा, लेकिन तूने कभी नहीं सुधरने वाला। जब बोलेगा तब उल्टा ही बोलेगा। मैं सुधरा सिर्फ अपनी पत्नी के लिए हूँ, बाकियों के लिए मैं आज भी वैसा ही हूँ। समझ में आया? चलो अब फ़ोन रखो।
सलोनी अभिमन्यु की तरफ देख रही थी। अभिमन्यु मुस्कुराकर कहता है, इस तरह क्या देख रही हो? विशाल भैया बिल्कुल ठीक कहते हैं, आप कभी किसी से प्यार से बात क्यों नहीं करते? क्योंकि मुझे सिर्फ तुमसे प्यार से बात करना अच्छा लगता है, बाकियों से नहीं, क्योंकि बाकियों की दुश्मनी है आपसे। अरे अगर आप सबसे प्यार से बात करेंगे तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा ना। मैंने देखा है ऑफिस के सारे एम्प्लॉय आपको डेविल कहते हैं, आपको देखते ही बेचारे डरने लगते हैं। अगर आप उनसे प्यार से बात करेंगी तो वह आपके साथ फ्रेंडली बिहेव करेंगे, बिल्कुल, ताकि वह सब मेरे सर पर चढ़ जाएं और अपना काम ढंग से ना करें। मैं उनका बॉस हूँ और बॉस बनकर ही रहूँगा। मुझे उनसे फ्रेंड बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल तुम उन सब के बारे में मत सोचो, तुम्हें सिर्फ मेरे बारे में सोचना चाहिए। तुम सिर्फ मेरे बारे में सोच सकती हो, मेरे बारे में बोल सकती हो, मुझे देख सकती हो, मुझे छू सकती हो। बाकी किसी और के साथ ये सब करने की हिम्मत मत करना। सलोनी गुस्से में उठकर बैठ जाती है और पास में पड़ा हुआ गिलास उठा लेती है। ये लो, मैंने इसे छू लिया, अब बताइए क्या करेंगे आप? बीवी, तुम गुस्से में लाल टमाटर की तरह लगती हो। सलोनी बिस्तर से जाने लगती है। अभिमन्यु उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर लेता है और प्यार से कहता है, इतना गुस्सा मत हुआ करो। वैसे भी पता नहीं क्यों मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आता। वैसे तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे कितना गुस्सा आता है, लेकिन जब भी तुम्हारा ही प्यारा सा चेहरा देखता हूँ ना, मेरा सारा गुस्सा दूर हो जाता है। तुम मेरी गुस्सा भगाने की दवा हो। सलोनी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और अभिमन्यु से दूर होकर कहती है, अगर इसी तरह रोमांटिक बातें करते रहेंगे तो आज का दिन भी यहीं पर हो जाना है। घर वाले भी सोच रहे होंगे हम कौन सी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। मेरे घर वाले कितनी बड़ी पागल नहीं हैं, और मेरी दादी वह तो बहुत दिमाग वाली है, उन्हें पता चल गया होगा कि उनके बच्चे कौन सी मीटिंग अटेंड करने गए हैं। फ़िलहाल जब हम इस मीटिंग को अटेंड करेंगे तभी हम आगे का प्रोसेस कर पाएंगे, माँ को दादी बनाने का और दादी को परदादी बनाने का। दूर हटिए, बहुत बेशरम हो गए हैं आप, मुझे जाने दीजिए। एक लड़का कमरे में बैठकर सुबह सुबह शराब पीने लगता है। उसके पास दो लोग सर झुकाकर खड़े थे और गुस्से में काँप रहे थे। वह लड़का जलती हुई निगाहों से उनकी तरफ देखता है और अपने हाथ में पकड़ा हुआ गिलास उनमें से एक के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से उसके सर पर चोट लग जाती है और वह अपना सर पकड़कर ज़मीन पर बैठ जाता है, जहाँ से बहुत खून निकल रहा था। लड़का गुस्से में उठता है और उसकी गर्दन पकड़कर कहता है, एक काम तुम लोग दोनों से ठीक से नहीं हुआ। मैंने कहा था ना, वापस मत आना जब तक काम पूरा ना हो जाए। एक आदमी और औरत जल्दी से भाग कर आते हैं। उस लड़के को दूर करके गुस्से से कहते हैं, अधिराज, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? गुस्से में कुछ भी करेंगे क्या? आपने इसका सिर क्यों फोड़ दिया? यह बेचारा तो अपना काम पूरा कर रहा था। पिछले 3 महीने से वह पागलों की तरह पूरे भोपाल में घूम रहा है। माँ पापा, पागल मैं नहीं, पागल आप लोग हो गए हैं। अगर आपने निरुपमा को भोपाल में देखा था तो वह वापस क्यों नहीं आया? 26 साल का हो गया हूँ मैं, और सिर्फ इस इंतज़ार में कि कब आपकी राजकुमारी मिलेगी, कब उसके मुझसे शादी होगी। क्या करूं? मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग कभी उस राजकुमारी को ढूंढ पाएंगे और कभी मैं उनसे शादी कर पाऊंगी। पूरी ज़िंदगी मुझे सिर्फ मन बहलाने के लिए एक रात के लिए दुल्हन बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं शादी कर लेता हूं तो दोबारा मुझे शादी करने की परमिशन नहीं मिलेगी। आपकी प्रजा के आगे मुझे बहुत शरीफ बनकर रहना होगा। जल्दी से ढूंढिए उस राजकुमारी को। अधिराज गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाता है। तुम जाकर अपने ड्रेसिंग करवाओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा निरुपमा कहाँ चली गई। जब भोपाल में उसको देखा गया था, इसका मतलब कि वह जिंदा है, लेकिन हाथ नहीं आ रही। अगर निरुपमा हाथ लगे तो पता चले कि आखिर राजकुमारी कहाँ गई है। सलोनी सुबह अभिमन्यु के साथ घर पहुंचती है। उसका खिला हुआ चेहरा देखकर कुसुमा जी उसके पास आकर कहती हैं, बेटा, तुम लोगों की मीटिंग कुछ ज़्यादा ही लंबी चल गई। लगता है मीटिंग सक्सेसफुल भी रही है, क्योंकि चेहरों पर जो चमक है तुम लोगों की तो वही यही बता रही है। सलोनी मुस्कुराकर वहाँ से भाग जाती है। अभिमन्यु कुसुमा जी की तरफ देखता है और चुपचाप वहाँ से खिसकने लगता है। कुसुमा जी उसका हाथ पकड़कर कहती है, भागा कहाँ जा रहा है मेरे लाल? अब मेरी दादी मुझसे इतने सवाल पूछेगी जिसका जवाब मैं दे नहीं पाऊंगा। हे भगवान, कितनी खतरनाक दादी तूने मुझे ही देनी थी क्या? यह बहू के चेहरे पर इतनी चमक है, इसका राज क्या है? नीलिमा जी बीच में टोक कर कहती है, माँ जी क्यों बच्चों को परेशान कर रही हैं? रहने दीजिए ना, जल्दी से आकर नाश्ता कीजिए। अभिमन्यु बेटा, तुम भी सलोनी को लेकर जल्दी से आकर नाश्ता कर लो। अभिमन्यु को क्या था, तुरंत भाग कर जाता है वहाँ से। कुसुमा जी गुस्से में कहती है, तुझसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। तू नहीं चाहती कि मैं तेरी बहू के बारे में कुछ भी पता करूं, इसलिए बीच में हर बात पर मुझे डिस्टर्ब कर देती है।
तू अपनी पत्नी को अच्छे तरीके से समझा ले। अगर अब इसने मेरे बीच में टोका टाकी की तो मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगी। इसे क्या लगता है कि यह सास बन गई है तो मेरी बात नहीं मानेगी। मैं आज भी इसकी सास हूँ, मरते दम तक इसकी सास रहूँगी और अपना शासन इसके ऊपर चलाती रहूँगी। आखिर वार्निंग दे रही है, दोबारा अगर इसने मुझे परेशान किया या मेरे किसी काम में दखलंदाजी की तो फिर मुझे मत कहना कि तेरी बीवी लंगड़ी हो जाएगी। नीलिमा जी सिर झुकाकर कहती है, यह धमकी पिछले कई सालों से दे रही है, लेकिन इस बार मैं इस धमकी को सच करके दिखा दे दूंगी, इसलिए ज़्यादा मुंह मत चलाओ। जल्दी से मुझे नाश्ता दे, भूख लगी है। इन्हें देखो, इन्हें तो पूरी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। आंखों पर मोटा चश्मा लगाकर पेपर पढ़ने में ऐसे लगे हैं जैसे पूरी दुनिया इन्हीं के कहने पर चलती है। पूरा ज्ञान इन्हें अपने अंदर ही समेटना है। बुढ़ऊ, नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। ठीक है मेरी बुढ़िया, कर लूँगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या कहा? मैं बुढ़िया हूँ? दोबारा बोलना। ये नाश्ते की प्लेट तुम्हारे मुंह के बजाय तुम्हारे सिर के ऊपर पलट दूँ तो तुम मुझे बूढ़ा मत कहा करो। पता है सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ ना तो अग्रवाल जी की मिसेज मुझे क्या कहती है, आपको देखकर लगता नहीं है कि आपका इतना बड़ा पोता हो सकता है। मिलने दो उस अग्रवाल की मिसेज को, अगर उसे मिस ना कर दिया तो देख लेना आजकल कुछ ज़्यादा ही बातें करने लग गई है तुम्हारे साथ। उसी ने बात करके आपका दिमाग खराब कर दिया है। सर के बाल सफ़ेद हो रखे हैं, घुटनों में दर्द होता है, लेकिन फिर भी अपने आप को जवान समझते हुए शर्म नहीं आती। कुछ दिनों में तुम परदादा बनने वाले हो, अब तो अपने आप को बूढ़ा कहने लग जाओ। हाँ, मैं परदादा बन जाऊंगा और तुम क्या बनोगी? तुम तो अभी 16 साल की जवान छोरी बनी घूमती हो, देखा है मैंने कैसे उछल उछल कर सबसे बातें करती हो। थोड़ी शर्म कर लो। हे भगवान, मेरे घर में सुबह सुबह महाभारत शुरू हो गई। कब समझेंगे दादा दादी? सलोनी, हमें मीटिंग के लिए चलना है, जल्दी से रेडी हो जाओ। एक तो आप ही मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। रेडी तो हो रही हो ना? अगर मन नहीं है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें रेडी कर सकता हूँ। चुपचाप नाश्ता कर लीजिए जाकर के और मुझे ढंग से तैयार हो जाने दीजिए। सलोनी और अभिमन्यु दोनों ऑफिस पहुँचते हैं। विशाल जैसे ही अभिमन्यु के सामने आता है, अभिमन्यु उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। सलोनी मुस्कुराकर विशाल को हाईफाई करती है। अभिमन्यु तिरछी नज़र से दोनों की तरफ देखता है और सलोनी के हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। विशाल मुंह बनाकर कहता है, साले को मेरे ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है। मुझे अपनी पत्नी के मामले में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं है। सुना तूने? और तू अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ रखा कर, दूसरों की बीवियों पर लाइन मत चलाया कर। और दोबारा ये हाईफाई होता हुआ दिखाई दिया ना तो तुझे यहाँ से बाय बाय कर दूंगा। साले, भाभी है वह मेरी बहन के बराबर। शर्म नहीं आती तुझे इस तरीके की बातें करते हुए? तू जानता है ना मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। इसलिए आप अपनी सड़ी हुई शक्ल उठाकर जल्दी से मीटिंग की फाइल मेरे सामने लाकर ला। कसम से तू मेरा दोस्त नहीं होता ना तो अब तक मैं तुझे गोली मार चुका होता। ख्वाब देख, जल्दी कर वरना तेरा डिसमिस लेटर तैयार कर दूंगा। सलोनी जैसे ही अपने केबिन में जाने लगती है, मैंने उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम मेरे साथ मेरे केबिन में शिफ्ट हो जाओ, दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल नहीं, मेरा डिपार्टमेंट अलग है और आपके साथ बैठकर काम नहीं, सिर्फ फालतू की बातें होंगी। अभिमन्यु सलोनी को कमर से पकड़कर अपने करीब करता है। फालतू की बातें नहीं बीवी, रोमांस होगा। इस वक्त हम ऑफिस में हैं, छोड़िए मुझे और जल्दी जाइए, मीटिंग स्टार्ट होने में सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। सलोनी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। विशाल अभिमन्यु के पास फाइल लाकर रखता है। सुन, अगले हफ्ते जयपुर से मिस्टर अधिराज आ रहे हैं। हम उनकी कंपनी के साथ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। दरअसल उनके मैनेजर ने हमसे कांटेक्ट किया है, उन्हें हमारा काम बहुत अच्छा लगा, इसलिए वह हमारे साथ काम करना चाहते हैं। एक बार तो मिलकर देख ले। सुना है बंदे में बहुत एटीट्यूड है और सिर्फ तेरे बारे में सोचकर मुझे लगा कि तेरे से ज़्यादा एटीट्यूड तो किसी में हो ही नहीं सकता। जोड़ी बराबर की है, दोनों ही पागल हो, मिलकर देख लो। तुम मेरी तारीफ़ कर रहे हो या मेरी बुराई कर रहा है? कहना क्या चाहता है? यह कहना चाहता हूँ जितना मुझे अधिराज के बारे में पता चला है वह और तू बिल्कुल एक जैसे हैं। देख ले, तेरा ईगो न हर्ट हो जाए तो काम करके। कभी कभी मुझे लगता है कि तू मेरा दोस्त है या दुश्मन, जो हर वक्त अपनी तारीफ़ करते रहते हैं, आपको मक्खन पॉलिश लगाते रहे। वह दोस्त के रूप में भी आपके दुश्मन है, लेकिन जो आपकी कमजोरियां आपकी गलतियां आपके सामने लाकर रख दें और आपकी आंखों में आंखें डाल करके हिम्मत करके कह सकें कि तुम इस जगह गलत हो, वह तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं। बाकी तुम्हारी नज़र में दोस्त की परिभाषा क्या है मुझे नहीं पता। क्या बात है विशाल, तू मेरे पर इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? सलोनी मेरी बहन की तरह है, इस बात
को तो अच्छी तरह से जानता है, लेकिन फिर भी तूने मुझसे इस तरह की बात की। अभिमन्यु आंखें बंद करके कहता है, देख यार, मैं जानता हूँ, लेकिन इसे लेकर मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई भी मेरे सिवा उसकी तरफ नज़र उठाकर भी देखे। सॉरी, इस बार गलती हो गई। आज के बाद तेरे और उसके बीच में मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा, लेकिन बस तू जानता है ना। तो दोस्तों, इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहानी आपको कैसी लगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।